किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। अभी रोशन होता हुआ जाता है रास्ता, वो देखो एक औरत आ रही है। आज सच के साथ में बात उस आधी आबादी की जिसने हमको हर पल हर कदम संपूर्ण किया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका फेवरेट शो जिसका नाम है सच के साथ, और आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। असल में ये आधी आबादी प्रकृति है, अभिमान है, हमारा सम्मान है, और इसी ने रचा विधान है। मैं तो कहता हूं कि प्रकृति है, यही जीने की तरंग है, उमंग है, लय है, और हम सब में समाहित है। लेकिन कई बार यही आधी आबादी इस रेस में थोड़ी सी पिछड़ती हुई नजर आती है। लेकिन इसी आधी आबादी को जो हमको पूरा करती है, इसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी एक अभियान ने उठाई है, और उस अभियान का नाम है नई चेतना अभियान। मेरे पीछे की जो बैकग्राउंड है उसको देख के आप समझ भी गए होंगे कि आज हम इस खास अभियान को समझने की कोशिश करेंगे, और समझने का प्रयास ये भी होगा कि इस कोशिश की शुरुआत क्यों की गई, किस मंत्रालय के तहत ये शुरुआत की जाती है, कितने मंत्रालय इस कोशिश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस कोशिश का अब क्या स्वरूप है, क्या रंग है, और सबसे खास बात ये क्या इंपैक्ट है, और वाकई इससे महिलाओं की किस्मत संवर रही है। ये सारे सवाल आज हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। बेहद खास मेहमानों का खास पैनल मेरे साथ जुड़ेगा। यूं तो मैं हमेशा कहता हूं कि अगले 50 से 55 मिनट मेरे लिए आपको रखने, लेकिन आज नारी के सम्मान में, उसके अभिमान में, आज आपको ये समय एक्सक्लूसिवली हमारे लिए रिजर्व रखना है। तो फिर आप जानते ही हैं कि हम शो की शुरुआत एक रिपोर्ट के साथ करते हैं। एक रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद बेहद खास मेहमानों का खास पैनल मेरे साथ जुड़ेगा जो आपको बताएगा, समझाएगा नई चेतना अभियान किस लिए है, और ये अभियान जब अभिमान के साथ जुड़ता है तो महिलाएं कितनी पल्लवित होती हैं, कितनी गौरवान्वित होती हैं, और ये तस्वीर कैसे बदल रही है। नई चेतना अभियान की ये एक नई कोशिश आज 3.0 के तौर पे सामने आ रही है। पूरी बातें इस रिपोर्ट के बाद, रहिएगा मेरे साथ। महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने और जेंडर आधारित हिंसा को रोकने के लिए चलाए जाने वाले राष्ट्रीय प्रयास का नाम है नई चेतना अभियान। अभियान का मकसद महिलाओं के सामने आने वाली बाधाओं को दूर करने के साथ ही उन समस्याओं से मुकाबला करना भी सिखाना है। इस बड़ी कोशिश के जरिए महिलाओं को हिंसा को पहचानने और रोकने के बारे में बताया जाता है, उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाती है। घरेलू हिंसा रोकने से लेकर बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बाल विवाह रोकने तक के बारे में जानकारी दी जाती है। यहाँ आपको ये भी जानना जरूरी है कि देश भर में जेंडर आधारित हिंसा के खिलाफ इस कोशिश को आगे बढ़ाने के लिए 9 मंत्रालय एक साथ आए हैं। वैसे नई चेतना अभियान दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत चलाया जाता है। इस बार इस अभियान का तीसरा संस्करण यानी नई चेतना अभियान 3.0 25 नवंबर को शुरू हुआ है, जो देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 23 दिसंबर तक चलेगा। इस अभियान की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अपने पहले ही वर्ष में अभियान कई मंत्रालयों के समर्थन से 3.5 करोड़ लोगों तक पहुंचा, जबकि इसके दूसरे संस्करण नई चेतना 2.0 में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 5.5 करोड़ प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस अभियान ने 9 लाख से ज्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किए। आंकड़ों से पता चलता है कि 77% से ज्यादा महिलाएं अभी भी हिंसा के अपने अनुभव के बारे में रिपोर्ट नहीं करती हैं या उसके बारे में बात तक नहीं करती हैं। इस तरह के निष्कर्षों और देश भर में स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों की हिंसा के अनुभवों से इस पहल को प्रेरणा मिली है।
नई चेतना अभियान को मिशन मोड पर चलाया जाता है, जिससे व्यापक सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा मिल सके। तो आज सच के साथ कार्यक्रम में ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस अभियान से जेंडर आधारित हिंसा के संबंध में सामाजिक स्तर पर कितना बदलाव आया है और इस बदलाव को बढ़ावा देने के लिए अभी कितने और प्रयासों को किए जाने की जरूरत है। तो आज नई उम्मीदों को एक बार फिर से पंख लगाने की कोशिश करते हैं और नई संभावनाओं के आईने में एक नया अक्स उकेरने का प्रयास करते हैं। मेरे साथ बेहद खास मेहमान इस कोशिश में मेरे साथ है। परिचय मैं आपका एक एक कराता हूं। पहले मेरे साथ निवेदिता प्रसाद जुड़ रही हैं, डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से। मैम स्वागत है आपका हमारे शो में। मेरे साथ जुड़ रही हैं निशा जी, दीदी हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप में कैसे वो जुड़ी और कितना अब बदलाव महसूस करती है बताएंगी। निशा जी स्वागत है आपका। मेरे साथ रेखा अग्रवाल जुड़ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं और अक्सर हमारे शो में आती हैं और आज भी मैं बेबाक राय की उम्मीद आपसे कर रहा हूं। मैम स्वागत है आपका। मेरे साथ पुष्पलता जी जुड़ रही हैं, दीदी हैं, सेल्फ ग्रुप से जुड़ रही है मेरे साथ। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले निवेदिता जी आप ही के पास आना चाहूंगा। नई चेतना अभियान, इस नई चेतना को जागृत करने की जरूरत हमको पड़ी क्यों? ये कोशिश शुरू ही क्यों की गई? सभी को नमस्कार। तो नई चेतना के बारे बताने से पहले मैं दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे बताना चाहूँगी। इसकी शुरुआत 2011 में की गई थी और इसका एक खास मकसद था कि ये एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की तरह लॉन्च किया गया था, जिसमें महिलाओं को संगठित करके उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप में जोड़ा गया। फिर वो ग्राम संगठन बने, संकुल संगठन बने जी। और उनको फिनेंशियल इंक्लूजन से जोड़ा गया, उनको बैंक के लोन के साथ लिंक किया गया। साथ ही उनको जो उनके जो लाइवलीहुड ऑप्शन है उनको डाइवर्सिफाई करने की बात की गई जी। और इसमें अनेकों सहायता इनको प्रदान की गई। साथ ही काफ़ी पार्टनर्स आए। पर जब हम महिला सशक्तिकरण की जब बात करते हैं तो हमने ये देखा कि अगर सशक्तिकरण करना है तो आर्थिक सशक्तिकरण के साथ सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि तभी सशक्तिकरण का जो कंप्लीट पैकेज है वो पूरा होगा। तो इसी सिलसिले में हमने अपना जेंडर कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें हमने उनको राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स और उनको एडुकेशन देने की कोशिश की कि जेंडर क्या होता है और भेदभाव क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। एंड एज वी प्रोसीड, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हमने ये रियलाइज़ किया कि जो जेंडर आधारित हिंसा है वो कहीं ना कहीं इनके आजीविका में बाधा हो सकती है। तो हमने उस पर डेडिकेटेड काम करना शुरू किया और 2 साल पहले 25 नवंबर को नई चेतना का पहला चैप्टर लॉन्च किया गया, नई चेतना पहल बदलाव की जी। ये 25 नवंबर इसलिए क्योंकि 25 नवंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की तरह ऑब्जर्व किया जाता है। इट इज़ यूएन के द्वारा डिक्लेयर्ड ये एक डे है। तो हमने भी सोचा कि हम अपना कैंपेन, नेशनल कैंपेन अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस इसी दिन पर लॉन्च करते हैं। ये 1 महीने का कैंपेन होता है जिसमें हम महिलाओं के साथ डेडिकेटेड कैंपेन एक्टिविटीज़ करते हैं, जिसके 4 स्तंभ हैं बेसिकली। उसमें आइडेंटिफाई, पहले आप पहचानो कि वायलेंस क्या है, स्पीक अप, चुप्पी तोड़ो, बात करो, जागरूकता, उनमें जागरूकता जगाना कि क्या क्या वायलेंस के फॉर्म हो सकते हैं, एंड देन शो सॉलिडारिटी, सब एक साथ संगठित होकर के एक आवाज़, विक्टिम को एक तरफ से ब्लेम ना करके उनके साथ खड़े रहें। तो ये मोटा मोटी ये हमारे अवेयरनेस का, हमारे कैंपेन का ये मकसद है। और इसमें हम समुदाय के साथ काम करते हैं, डिफरेंट मंत्रालय और विभागों के साथ काम करते हैं, हमारे सिविल सोसाइटी पार्टनर्स हैं, हम उनके साथ काम करते हैं। ठीक है, अभी चर्चा की शुरुआत है, रफ्ता रफ्ता जानकारियां देंगे, धीरे धीरे इस पे आगे भी बात करेंगे। आप रहिए मेरे साथ। मैम पुष्पलता जी भी हैं। पुष्पलता जी, जीवन में एक बदलाव की उम्मीद हम सबको अक्सर होती है, लेकिन कई बार जीवन का वो पहला कदम उठाना बहुत मुश्किल होता है। और जब महिलाओं की बात करते हैं, उन पे हो रहे अत्याचारों की बात करते हैं, तो ये चुनौती दोगुनी हो जाती है। इस दोगुनी चुनौती को कैसे पार किया? और जिस अभियान का जिक्र अभी निवेदिता जी कर रही थी, इसने कितना सपोर्ट किया आपको? मुझे अपने घर से निकलने में ही बहुत तकलीफ होती थी। परिवार वाले मुझे बहुत परेशान करते थे। मैं कहीं भी जाती थी, मुझे एकदम
ऐसा लगता था उनको कि किसी गलत काम के लिए जा रही है। मुझे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिर मैं संस्थाओं के मदद से और फिर NRLM के मदद से मुझे प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। उसमें मेरी जेंडर विषय पे एक समझ बनी। मैं सहती रहूँगी, अत्याचार सहती रहूँगी तो फिर मेरी जीवन नरक में चला जाएगा। ये मैं सोच के अपना कदम मैं आगे बढ़ाती रही, संघर्ष करती रही और जितनी भी चुनौतियाँ आती रहीं उसे तोड़ती रही और आगे बढ़ती रही, और अब मैं अपना हिम्मत कभी नहीं हारी। तो किस तरह की दिक्कतें पहले आ रही थी? जो आप बोल रहे हैं कि सब परेशान करते थे, कोई सपोर्ट नहीं करता था, वो दिक्कतें कौन सी थी जिसने आपको घर में ही बांधा हुआ था? पहले तो मेरे परिवार वाले, मेरी जेठ जेठानी, सास ससुर, पति। यदि मैं घर से निकलूं, पहनने ओढ़ने में मुझे परेशानी होती थी। जैसे मैं कभी सूट पहन के निकल गई तो ये क्या पहन के निकल गई, लोग क्या बोलेंगे तुझे, घर की बहू है, घर की तरह रह, क्यों बाहर जा रही है, इस तरीके से बोला जाता था। और बच्चे हैं, बच्चों को देखो, घर का काम करो, बाहर क्यों जाती हो, घर पे सब चीज है, क्यों बाहर काम करने की क्या जरूरत है, इस तरीके से बोला जाता था। मार पिटाई होती थी? बहुत मार पिटाई होती थी। मेरा पति तो शराब भी पीता था और मैं समूह में जुड़ के अन्य संस्थाओं के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, जिससे मेरी आर्थिक स्थिति में काफी बदलाव आया था। मेरा पति मेरे ही पैसे से सारे शौक अपने पूरे करते थे और मुझे समझ बनी कि मेरा पति तो कुछ नहीं करता, मैं इतने सारे पैसे कमाती हूँ, सारे पैसे से अपने अय्याशी करता है वो, मैं अपने पैसे उसे देना बंद कर दी तो मुझे फिर धमकियां देने लगा, बीबी है, बीबी की तरह रह, इस तरीके से क्यों अपना कर रही है, तू रहना है तो बीबी की तरह रह, नहीं तो अपने घर तू चले जा अपने मायके। इस तरीके बीवी की तरह रहे मतलब कमा, मुझे खिला और चुप रहे, ये बीवी की परिभाषा है। यस। ठीक है। निशा जी भी मेरे साथ है। निशा जी, जो कुछ पुष्पलता जी बता रही हैं उससे अलग आपका स्ट्रगल क्या है? आपके जीवन में किस तरह की दिक्कतें थी? क्योंकि नई चेतना अभियान ने एक नई किरण आप सबके जीवन में लाने का काम किया है। कितनी दिक्कतों से गुजरा है जीवन इस अभियान से पहले? सर, मैं भी ये बताना चाहूँगी कि जैसे समूह में नहीं जुड़ी थी उससे पहले हमें ये लगता था कि हमारी यही जीवन है, हमारा यही काम है, घर का काम करना, बच्चे संभालना, जो भी काम है यही हमारा काम है। लेकिन जब हम राजीविका से जुड़े, जब हमारा प्रशिक्षण हुआ तो हमें महसूस हुआ कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हमारी आजीविका बढ़ाने के लिए हम भी कर सकते हैं। तो मेरा बाल विवाह हो गया था, मेरी पढ़ाई रुकी हुई थी, तो सबसे पहले तो मैंने ट्रेनिंग, जो मेरा प्रशिक्षण हुआ जेंडर पे, तो सबसे पहले मैंने मेरी पढ़ाई शुरू की, क्योंकि बिना पढ़ाई के मुझे एहसास हुआ कि बिना पढ़ाई के कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि मुझे जानकारी धीरे धीरे होती गई तो मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला राजीविका की तरफ से। तो मेरा सबसे पहले 13 साल की उम्र में शादी हो गई थी तो मेरी पढ़ाई छूट गई थी। तो मैंने पहले घर वालों को पहले बहुत बोला कि मेरी पढ़ाई आगे करवा दो, तो उन्होंने बोला क्या करना है तुझे, खेत में काम करना है, घर करना है, उसके लिए पढ़ाई की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर मैंने बीके का काम शुरू किया, फिर मैं VOA बनी, फिर मैंने BRT ब्लॉक रिसोर्स ट्रेनर का काम किया। तो जब मेरी अपनी कमाई आई तो फिर मैंने मेरा जो पढ़ाई छूटी हुई थी वो मैंने आगे स्टार्ट किया। तो मुझे घर से निकलने में तकलीफ होती थी। जब मैं पहली बार प्रशिक्षण के लिए गई थी तो मुझे रोका टोका गया था, मेरे पति भी बोले कि बाहर के लोगों के साथ अकेली नहीं भेजूंगा। तो मुझे बहुत दिक्कत आई। मैंने शुरुआत में बहुत पूरे परिवार को मनाया मुश्किलों से कि कुछ नहीं होगा, मैं सही से घर पे वापस आऊंगी, कुछ गलत नहीं होगा। तो मैंने ऐसे कर करके, मुझे बहुत गांव वाले बोलते थे कि तुम्हारी बीवी तो बाहर के लोगों के साथ घूमती है, इतने इतने दिनों के लिए चली जाती है, क्या ये ठीक रहेगा? तो मुझे 2 साल के लिए मेरे पति ने रोक भी लिया था घर पे, नहीं जाने दिया कहीं पर भी। लेकिन जब मैं 2 साल पे भी घर पे नहीं रुकी, बीके का काम करती थी, महिलाओं के साथ काम करती थी, पंचायत में जाती थी, उन महिलाओं का सहयोग करती थी। कुछ ऐसे मुद्दे थे हमारी महिलाओं के, जो नरेगा का काम किया था, उनके पैसे रुक गए थे, तो मैं उनको ब्लॉक तक लेके गई, उनका रुका हुआ पेमेंट करवाया मैंने, उनको काम दिलवाया। तो मेरे घर वालों को भी लगने लगा कि हाँ ये कुछ कर सकती है, चलो इसको जाने दिया जाए। तो फिर मेरे परिवार वाले मेरा सहयोग करने लगे थोड़ा थोड़ा। तो मैंने पढ़ाई की, फिर आगे बढ़ने लगी। फिर हमारी जेंडर पर प्रशिक्षण हुआ हमारा। तो जेंडर पर प्रशिक्षण होने के बाद फिर हमें एहसास हुआ कि हमें भी कुछ अपने लिए करना चाहिए। अब तक
चलो करते हैं घर के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, लेकिन अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। तो धीरे धीरे हमारी सभी दीदियों ने अपनी सबसे पहले शिक्षा को, जो हमारी दीदियां थी उन्होंने शिक्षा पूरी की। कुछ दीदियों ने अपने नाम संपत्ति बनाने लगी प्रशिक्षण के बाद, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि हमारे बुढ़ापे के लिए हमें संपत्ति बहुत आवश्यक है। संपत्ति बनाने लगी। कुछ दीदियां, जैसे हम पहले किसी के सामने हमारे मुद्दे नहीं रख सकते थे क्योंकि ऐसे लगता था कि हमारी घर की बातें किसी को बताना अच्छा नहीं है, लेकिन जब हमें एहसास हुआ कि ये सहना भी गलत है तो हमारी दीदियां आगे रखने लगी, मुद्दे आगे रखने लगी। तो हमारी दीदियों के साथ हम वन स्टॉप सेंटर तक भी जाते हैं। हमारे GRC जेंडर रिसोर्स सेंटर बना हुआ है, वहाँ पे भी हमारी दीदियां मुद्दे लेकर आती हैं। तो उनके साथ हम उनके घर वालों को समझाने के लिए भी, कई परिवारों को हमने, हमारी एक दीदी थी जो राजीविका में काम करती थी, लेकिन उनके हस्बैंड बहुत परेशान करते थे तो उन्होंने आत्महत्या करने पे मजबूर हो गई थी। उनका फ़ोन आया कि दीदी हम बहुत परेशान हैं, अपने GRC में अगर हमें मदद मिल सकती है। तो हम लोगों ने उनके पति से बात की, उनके सास ससुर से बात की। आज वो दीदी हमारे साथ राजीविका के स्टाफ में काम करती हैं, बहुत खुश भी हैं, वरना वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो गई थी जी। तो हम सभी महिलाओं के साथ, अभी हमारी दीदियां, पहले खेती के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था, ट्रेनिंग से पहले कुछ नॉलेज नहीं था, तो हमारे राजीविका की तरफ से तरह तरह की उनकी आजीविका पे ट्रेनिंग हुई। तो अभी वो दीदियां कब कौन सा खेती में कौन सा बीज लगाना है, कब खाद देना है, अभी वो घर पे अपने हाथों से खाद बनाती हैं। बहुत बढ़िया खाद बनाती हैं, बीज कौन सा डालना है, कौन से समय पे पानी लगना है, स्प्रे करना तक भी हमारी दीदियां करती हैं। ठीक है। पहले जैसे मैं खुद भी एक ऐसी महिला थी कि साइकिल चलाना भी मुझे नहीं आता था, लेकिन जब एक योजना आई प्रधानमंत्री जी की नमो ड्रोन दीदी के तहत, मैंने 15 दिन का ग्वालियर में प्रशिक्षण लिया। तो मैं ड्रोन चलाना सिखाया, प्रधानमंत्री जी की तरफ से मुझे ड्रोन भी मिला और अभी मैं ड्रोन का स्प्रे करती हूँ किसानों के खेतों में। अभी मैंने 30 से 40 बीघा में किसानों के खेत में स्प्रे भी किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। गीता जी, मैं चाहता हूँ लॉन्ग फ्रेम लें, क्योंकि हम निशा जी के लिए तालियां बजाना चाहते हैं। अभी मुझे बहुत लॉन्ग फ्रेम लीजिए गीता जी, मुझे बहुत निशा जी आपके लिए वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत प्राउड मोमेंट है। लगता है कि अगर शायद राजीविका ना होती तो शायद मेरा जीवन आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो सिर्फ और सिर्फ राजीविका की तरफ से, क्योंकि अगर ना तो मैं राजीविका से नहीं जुड़ पाती तो मुझे कोई नॉलेज नहीं होती। बहुत शानदार आपकी कहानी, आपकी बात बहुत इंस्पायरिंग है। आप मेरे साथ रहिए, अभी कुछ और चर्चा करेंगे। रेखा जी, ये आजादी के बाद 2024 में जब निशा जी की बात सुनते हैं, पुष्पलता जी की बात सुनते हैं और वो बताती हैं कि भाई घर से निकलना कितना मुश्किल है, वो पति जिसने 7 जन्मों का साथ निभाने की कसम खाई है वो तो दारू पी के मार रहा है और वो आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। कई बार मैं और आप इस तरह के ढेरों शो कर चुके हैं, ऐसा तो नहीं लग रहा रिपीट टेलीकास्ट देख रहे हैं आज हम फिर? देखिए घनश्याम जी, सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया शो के लिए। और इस जो चर्चा कर रहे हैं उसके साथ साथ मैं आज आपके दर्शकों को ये भी वापस से याद दिलाना चाहूँगी कि आज 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी कि संविधान डे है और संविधान दिवस को हम मना रहे हैं। और जो BR अम्बेडकर जी ने जब 1949 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जब में ये संविधान को ड्राफ्ट करने को हेड किया था, तब उन्होंने हर भारत के जो नागरिक को जब संविधान दी थी तो एक जो सुरक्षा कवच जो हमें दिया था वो थे हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी कि हमारे मौलिक अधिकार। तो जो हमारे अधिकार मिले थे उसके अंदर वो एक सबसे बड़ा अधिकार था बराबरी का, राइट टू इक्वालिटी। और जब 2015 के अंदर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुंबई के अंदर 19 नवंबर 2015 के अंदर जब अंबेडकर जी का स्टैचू जो था उसका उद्घाटन किया, वो था स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। तो मिस्टर BR अम्बेडकर जो हमारे फाउंडर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के साथ में उनका सम्मानित किया गया, उनको याद करा गया। तो आज की चर्चा बहुत ही मेरे लिए विशेष इसलिए हो जाती है क्योंकि साथ साथ जब हम महिलाओं के बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे उनको हम समाज के अंदर आगे लाएं और उनको वो बराबरी का दर्जा दें जो हमारे संविधान में ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो अभी इतने साल के बाद में भी 1949 के अंदर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी, 1950 में हमने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया था 26 जनवरी को। तो आज 2024 भी ख़त्म होने को आ गया है,
क्या हम अभी वहीं के वहीं हैं या कहीं पर आगे आ गए हैं? हमारे संविधान में अनुच्छेद 14 कहता है बराबरी का दर्जा। आपके जेंडर यानी कि आपके लिंग की वजह से आपके ऊपर कोई भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कलर, सेक्स, जेंडर एक्सेट्रा। जी, कहता क्या है वो हम सब बिल्कुल जानते हैं। वही वो कह रहा है, मुझे वो समझ में बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तभी मैंने कहा कि आज 1950 में जब हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया, आज 2024 के अंदर भी 2024 में क्या हमें वो बराबरी का दर्जा मिला है जो हमारे संविधान में लिखा था? माफ करिए, नहीं मिला है। और ये जो अभियान जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, जिसके बारे में निवेदा जी ने अभी बताया, वो उसी स्टेप के अंदर, स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि अनुच्छेद 15 कहता है कि महिलाओं का समाज के अंदर आगे हमें बराबरी का दर्जा देना है, तो हमें उसके लिए कुछ ठोस स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे उनको वो बराबरी का दर्जा मिले जो हम चाहते थे कि वो मिले। परंतु इतने सालों के बाद में भी 21वीं शताब्दी के अंदर हैं, उसके बाद में भी हम वो दर्जा नहीं दे पाए हैं। और जैसे कि निशा जी ने या पुष्पलता जी ने अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में कहा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनको ही इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। बड़े बड़े शहरों के अंदर, मेट्रो सिटीज़ के अंदर भी महिलाओं की जो सिचुएशन जो है, मुझे लगता है कि निवेदिता जी भी बहुत अपने फील्ड के अंदर बहुत आगे बढ़ी हुई हैं, बहुत पढ़ी लिखी होंगी। मैं भी अपने फील्ड के अंदर एक लॉयर हूँ, आज 37 साल मुझे भी हो गए वकालत करते हुए। पर जो प्रॉब्लम्स मैंने भी फेस करी हैं, हो सकता है कि बाकी लोग भी ने भी फेस करी हो, क्योंकि मुझे भी जब अपने घर से निकलने के लिए जब पहला कदम मेरे को उठाना पड़ा, या उसके पहले अगर मैं बात करूँ कि जब मुझे पढ़ाई करनी पड़ी, तो जब मैं कॉलेज के अंदर थी तो मुझे एक बहुत ही प्रख्यात भारत के कॉलेज के अंदर मुझे एडमिशन मिल गया, जो कोएड कॉलेज था, जहाँ पे लड़के लड़की दोनों पढ़ते थे। मेरे माता पिता इतने पढ़े लिखे होने के बाद में भी सबसे पहले सोचा कि मुझे लड़कियों के स्कूल में पढ़ाया गया, परंतु क्या एक जिसको कहते हैं जवान लड़की को आप कोएड कॉलेज में भेजेंगे? बहुत बड़ा उसके लिए डिस्कशन हुआ, बहुत सारे नोज आए कि नहीं आप नहीं भेजेंगे, पर आखिर में भेजा गया। उसके बाद में वकील बनाएंगे अपनी लड़की को? नहीं, वकील बना देंगे तो लड़की की शादी नहीं होगी, क्योंकि शादी होने के बाद जैसे पुष्पलता जी ने बोला कि बीवी को बीवी बन के रहना चाहिए। एक पुरुष क्या ये अपनी पत्नी से उपेक्षा करता है कि वो एक पत्नी बनकर रहेगी, बीवी बन के रहेगी, यानी कि वो उसकी जुबान बंद रहेगी। उसका काम सिर्फ है अपने बीवी होने की ड्यूटीज को पूरा करना, अपने घर को संभालना, बच्चे पैदा करना और चुपचाप हर तरह के वायलेंस को सहते रहना। तो ये जो समस्याएं हैं, ये मुझे लगता है कि आज भी बहुत सारी महिलाओं को फेस करनी पड़ती हैं, पर धीरे धीरे सिर्फ इस बात की खुशी है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। और जिस तरह के अभियान जिसके हम चर्चा कर रहे हैं, वो महिलाओं को वो सम्मान देने के लिए शायद एक सही तरह का स्टेप है। ठीक है, तो बीवी को परिभाषित करने का जो तरीका इस चर्चा में सुना, उसके अलहदा हो भी सकता है कि बाहें फैलाइए और हाथ में हाथ डाल के चलिए। देखिए, सफर बहुत अच्छा हो सकता है आप दोनों के लिए। इस नई चेतना अभियान को नजदीक से समझेंगे, क्योंकि 2.0 के बाद 3.0 की कल से शुरुआत हो चुकी है। अब 1 महीने तक चलेगा। किस तरह की इस बार की योजना है, डिटेल में हर बात आज आपके लिए देखना और जानना जरूरी है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहा हूं। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
तो सच के साथ में आज उस सच को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो आधी आबादी से जुड़ा है। हालांकि मैं हमेशा कहता हूं ये आधी नहीं, हमको संपूर्ण करने वाली पूरी आबादी है, और इसी पूरी आबादी को और सशक्त बनाने की कोशिश हो रही है नई चेतना अभियान के जरिए। बेहद खास मेहमान लगातार मेरे साथ बने हैं। आज इस शो में आपको बहुत कुछ सीखने के मिलेगा, ट्रस्ट मी। निवेदिता जी, आप इसे शुरुआत करता हूं। मैम, ये सफर जो अभी हमने ब्रेक से पहले समझा बहुत मुश्किल भरा है, लेकिन उत्साहित भी कर रहा है, प्रेरणा भी दे रहा है, सकारात्मक सोच को बढ़ावा भी दे रहा है। लेकिन ये राह इतनी आसान तो नहीं रही होगी जब इस अभियान की भी आपने शुरुआत की होगी। किन किन पड़ावों से होके ये आपका अभियान गुजरा और अगले टारगेट्स क्या है मैम? अगर मैं नई चेतना अभियान की बात करूं जी, तो हमारा ऑलरेडी एसएचजी नेटवर्क बन चुका था और हम उनके बीच में पहुंच चुके थे। उनकी विविध तरह की ट्रेनिंग्स भी की हमने। अब हमें एक जो नीड थी कि उनको और जागरूक करना है, उनको साथ में लाना है, एक जेंडर इंटरवेंशंस को और स्ट्रॉन्ग करना है इसमें। तो इसीलिए नई चेतना को एक कैंपेन की तरह लाया गया। तो उसमें दिक्कतें नहीं आई जब हमने नई चेतना की। ये थी कि हमें बाकी पूरे समाज की सहभागिता की जो बात है वो धीरे धीरे करके आती है इस कैंपेन में। तो जब हमने शुरुआत की तो हमारा बहुत ही सिंपल एक स्लोगन था, सहेंगे नहीं कहेंगे। द होल ऑब्जेक्टिव, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव ये था कि हम वी विल स्पीक अप अगेंस्ट वायलेंस। जब हमने सेकेंड चैप्टर किया तो हमने स्लोगन रखा उसका, सहेंगे नहीं कहेंगे चुप्पी तोड़ेंगे, विच वॉज आफ्टर स्पीकिंग अ ब्रेक द साइलेंस। तो अगर किसी एक महिला ने दूसरी महिला या किसी और को जाके बोला है कि मेरे साथ वायलेंस हुआ है, तो हम एज अ कलेक्टिव साइलेंस को ब्रेक करके समाज को बताए कि हाँ यहाँ पर हुआ है, एंड एक्नॉलेज करे कि यहाँ पर वायलेंस है, एटलीस्ट एक्नॉलेज द फैक्ट। थर्ड इज, अब हमने जो अभियान चलाया है, हमने इसका स्लोगन रखा है, एक साथ एक आवाज़ हिंसा के खिलाफ। इसका मतलब यही है कि ये सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने वायलेंस के खिलाफ बात करे या अपने वायलेंस के लिए कुछ करे। ये सामाजिक जिम्मेदारी है जिसमें सबको आने की ज़रूरत है साथ में। और ये इशू डीप रूटेड है, अगर देखा जाए तो ये इतना एंट्रेंच्ड है और ये ग्लोबली है, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है। ये इतना ग्लोबली एंट्रेंच्ड इशू है कि इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। और ये सिर्फ हमारी पहल है। हम हमेशा ये कहते हैं कि ये पहल बदलाव की है। हमारा रास्ता बहुत बड़ा है, तो यही बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम हिंसा का उन्मूलन कैसे करें और महिलाओं को समान अधिकार कैसे दिला पाएं। मैम, जब शुरुआत में महिलाएं आपसे जुड़ती थी, अटैच होती थी, किस किस तरह की दिक्कतें आपको कॉमन दिखाई देती थी? कई बार बहुत पुरुष गौरवान्वित होकर कहता है कि देखिए मैं तो पूरा सपोर्ट करता हूं, लेकिन मुझे लगता है दो सिचुएशन होती हैं। एक होता है सपोर्ट करना, एक होता है नहीं रोकना, और एक होता है विरोध करना। मैम, आपके सामने जब ये महिलाएं आती हैं तो कौन सी सिचुएशन ज्यादा दिखाई देती है? जब इस अभियान की हुई जी, अभियान नहीं, अगर मैं एनआरएलएम की बात करूं, क्योंकि अभियान की शुरुआत में हमें ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आई। अच्छा, क्योंकि हमने ऑलरेडी अपना काम शुरू कर दिया था। कैंपेन सिर्फ उस चीज को रेनफोर्स करने का एक जरिया है जिसमें हम ज्यादा अवेयरनेस करना चाहते हैं, डेडिकेटेड अवेयरनेस करना चाहते हैं। पर ये जो हमारा एक्टिविटी है जेंडर को लेकर के, जेंडर बेस्ड वायलेंस, राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स, ये हमारी सालों भर की एक्टिविटी है। एक महीने का पीरियड में हम डेडिकेटेड कैंपेन करते हैं। पर जो हम एनआरएलएम के तहत जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, सबसे बड़ी चुनौती जो आती है महिलाओं को ग्रुप से जोड़ने की। और यहाँ पर जो दो दीदियां बैठी हैं ये बताएंगी कि उनको मोबिलाइज करने में क्या दिक्कतें आई, क्योंकि ये जुड़ गई ग्रुप से या इनको घर से निकालना एक बहुत बड़ा काम था। तो इनको शुरू में कन्विंस करना कि आप ग्रुप में आइए, बचत करिए। नहीं मैम, घर को छोड़ के आप पे भरोसा करना भी तो बड़ा टास्क है ना। आप कौन? मेरा पति मेरे साथ नहीं है, मेरा जेठ जेठानी मेरे साथ नहीं, जैसे पुष्पलता कह रही थी। तो आप कौन मैम? निवेदिता पे मैं क्यों विश्वास करूंगा? इस सरकार की योजना पे क्यों विश्वास करूंगा? वो महिला जो पहले से डरी हुई है, सहमी हुई है, उसे पता ही नहीं उसके साथ क्या होगा। तो ये तो बड़ा टास्क था ना मैम, आप पे विश्वास करना उनका। तो मैं ये कहना चाहूंगी, इसमें एक जो स्वयं सहायता समूह का जो मूवमेंट है ये 30 साल से ज्यादा पुराना है। और ये इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्यों में की गई, धीरे धीरे करके ये इंडिया में फैला। तो वहां पर ये मॉडल ट्राइड एंड टेस्टेड था सेल्फ हेल्प ग्रुप का। तो जब स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना चला तो उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप मॉडल को रेप्लिकेट किया गया। उसके लर्निंग्स को लेते हुए एनआरएलएम आई। अब था कि आपको पूरे इंडिया में उसको लाना है।
सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट। तो क्या हुआ कि जो दीदियाँ ऑलरेडी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी थी, आंध्रा तेलंगाना की या बिहार में जो दीदियाँ जुड़ी थी, वो जाके राजस्थान में दीदियों को मोबिलाइज करती थी, उनके घर जाके बोलती थी कि देखो हम जुड़े हैं, तुम भी जुड़ो। तो ये जो दीदियों का जो है राष्ट्र भर में जो उन्होंने काम किया, ये नेशन बिल्डिंग से कम की एक्टिविटी नहीं थी। क्योंकि किसी दूसरे को दूसरे राज्य में जाके उनको समझाना कि तुम आओ ग्रुप से जुड़ो, सेविंग करो, इससे तुम्हारा फायदा होगा, ये एक डॉन्टिंग टास्क था, ये एक चैलेंजिंग टास्क था शुरुआत में, बट इन्होंने बखूबी निभाया। और आज के डेट में हमारे पास 10 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ चुकी है। 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं और 91 लाख के करीब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। ठीक है। तो ये चैलेंज जब हमने मीट कर लिया तो हमने बाकी चैलेंजेस भी मीट किए इस रास्ते में। मैम, जब पहला जो आपका वर्जन था, जो पहला कोशिश थी, जो इसको हम कह रहे हैं कि पहले चरण में, वो लगभग आप 3.5 करोड़ लोगों तक आपके प्रोग्राम्स पहुंचे। हाँ जी। और 2.0 में आप 5.5 करोड़ तक पहुंचे, जहां तक मैं जानता हूँ डेटा। जी। अब 3.0 है, ये कितना बढ़ेगा मैम? हमारे टोटल 10 करोड़ की महिलाएं हैं हमारे पास। अच्छा। तो हमारा ये टारगेट है कि 10 करोड़ तक पहुंचे। 5.5 करोड़ से 10 करोड़। हाँ, ये एक एम्प्लीफिकेशन इफेक्ट होता है। अगर आप ऐसे देखें तो एक बात से 2 बात, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह से होता है। तो एक एम्प्लीफिकेशन इफेक्ट है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जितनी भी दीदियां हमसे जुड़ी हैं सब इसमें आए। बहुत बढ़िया। पुष्पलता जी, जब इस पूरे अभियान की हम बात करते हैं, जो मैम भी समझा रही हैं, घर से भरोसा जब मिला नहीं, कोई साथ मिला नहीं, कोई दीदी आपको आके ये समझाए कि भाई मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको आपके पांव पे चलना सिखाऊंगी, पहली बार में विश्वास हो गया था आपको कि ऐसा भी हो सकता है? नहीं, पहली बार में विश्वास नहीं हुआ था। हाँ। तो क्या हुआ था उस वक्त मैम? कैसे आप, मतलब आपके अंदर से कौन सी इनर वॉइस आई, अंतरात्मा की आवाज आई जिसने कहा कि भाई ये मुझे जुड़ना है यहाँ पे? मेरे मन में यही था कि अत्याचार करने वालों से बड़ा गुनहगार तो अत्याचार सहने वाला होता है। यही मेरे मन में चल रहा था। तो मैंने अपने ही जीवन में, मैं अत्याचार में कब तक सहूंगी अपने परिवार वालों का, ये मैं सोच के और अपने बच्चों के साथ फिर मैं अलग रहने का निर्णय लेने लगी। फिर मुझे देखकर एसएचजी की दीदियाँ, बीओ की दीदियाँ, सीएलएफ की दीदियाँ आत्मनिर्भर बन के वो भी बोलने लगी कि हम कब तक गुलामी सहते रहेंगे, हमारा उस घर में क्या है, बच्चे पैदा करना, खाना बनाना, खेत में काम करना, हमारा क्या है? ना ही हमारे नाम पे मकान है, ना ही हमारे नाम पे जमीन है, ना ही ना हमारे नाम से गहना जेवर है, कुछ भी नहीं हमारे नाम से। तो इनके घर में हम रह रहे हैं सिर्फ 2 रोटी सुबह शाम खाने के लिए ही बस, और इनके आगे पीछे गुलामी बन के हम रहते रहे, सहते रहे जीवन भर। और अभी भी इनको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है। हम अपने एसएचजी में जाके, बीओ में जाके हक और अधिकार की बात करते हैं। हक और अधिकार कहाँ है जिसमें हम अपने माँ बाप को छोड़ के तन मन धन सब कुछ हम अपने परिवार पे समर्पित कर दिए, लेकिन हमारे लिए क्या है वहाँ पर? मान अच्छा, पति को भरोसा नहीं था, ससुराल वालों को भरोसा नहीं था, तो मायके वालों को भरोसा था आप पे? तब उनसे कोई बातचीत की, वहां से कोई हेल्प मिल रही थी? हाँ, मायके वाले से पूरी सपोर्ट थी, क्योंकि मायके वालों को पता था कि हमारी बेटी गलत नहीं है। और मायके वालों के सामने भी परिवार वाले बेइज्जत किए, और जहाँ तक कि मेरे मायके वालों को भी उन्होंने बहुत भला बुरा कहा साथ में ही। तो मम्मी पापा का अपमान हम कैसे सह पाते? तो मायके वालों ने कभी ये नहीं कहा एडजस्ट कर ले, चुपचाप सह ले, यही आपका घर है, यही बीतना है, यहीं आई थी तुम, यहीं से जाओगी, कंधों पे जाओगी, दुल्हन बन के आई थी? कोई ऐसा संवाद तो नहीं हुआ था? हुआ था सर। हाँ। अभी मैं लगभग 3 बार सो चुकी हूँ, अपने दोनों बच्चों को लेकर अलग रह रही हूँ किराए के कमरे पे। मम्मी पापा को मेरा अभी भी भरोसा है कि मेरी बेटी की पूरी जिंदगी पड़ी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कहाँ रहेगी, कहाँ जाएगी। मैंने 1-2 बार डिवोर्स की भी बात की, बेटा जिंदगी बहुत बड़ी है, हाँ। आज नहीं कल दामाद सुधर जाएगा। इस तरीके से बोल के ना मैं मतलब निर्णय नहीं ले पा रही हूँ अपने जीवन के लिए कि मैं यही भरोसा समझना चाह रहा था, मैं इसी को टटोल रहा था। जब आप कहते ना कि सपोर्ट था, ये भी एक आंशिक सपोर्ट है आपको। बहुत अच्छी बात आपने कही। निशा जी, ये इस तरह की तकलीफें, जब घर भी साथ नहीं, मायके को भी आप पे अधूरा या थोड़ा ज्यादा विश्वास हो सकता है, पर लेकिन वो समझ ये रहे हैं कि भाई जिंदगी तो पति के साथ ही बीतेगी। इस टैबू को तोड़ने में कितना समय लगा, ये बताने में कि भाई मैं खुद भी जी सकती हूँ? जी सर, जैसे कि पुष्पलता दीदी ने बताया
ऐसी बहुत सी समस्याएं आती हैं। ये बोलने को आसान है कि परिवार वाले माँ बाप सपोर्ट करते हैं या पीयर वाले सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब खुद पर बीतती है तो कोई सपोर्ट नहीं करता। उनको भी यही लगता है कि अब यहाँ से तो हमने बेच चुके हैं आपको, अब वही आपका घर है। लेकिन जब ससुराल में आते हैं तो वो बोलते हैं कि ये भी तुम्हारा घर नहीं है, पीयर वाले बोलते हैं ये भी तुम्हारा घर नहीं है। तो हमें एहसास हुआ कि फिर हमारा है क्या, हमारा घर कहाँ है, हमारा क्या अस्तित्व है। वो बोलते हैं कि ये आपका घर नहीं है, हम विदा कर चुके हैं। ससुराल बोलते हैं कि ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम दूसरे घर से आए हो। तब थोड़ा एहसास हुआ कि हमारे लिए क्या है फिर। तब हमारी दीदियाँ, तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपने समूहों की में जुड़ के, अपने संगठन से जुड़ के अपना कुछ आजीविका बढ़ा के अपने लिए कुछ कर सकें, ताकि कल को ऐसा कुछ हो हमारी दीदियों के साथ, किसी के साथ हो, तो अपना जीवन अच्छे से वो अपने बच्चों को संभाल सके, अपना जीवन अच्छे से बिता सके। इसलिए हमारी दीदियां अब थोड़ी अपनी आजीविका बढ़ाने के लिए, क्योंकि किसी पे निर्भर रहना बहुत बड़ी बात है। माँ बाप पे निर्भर रहना या पति पे निर्भर रहना, ना ही माँ बाप सपोर्ट करते हैं। जब ऐसा दिन आता है, जैसे पुष्पलता दीदी ने बताया था, ना माँ बाप का सपोर्ट मिलता है। अगर सपोर्ट मिलता तो माँ बाप खुद भी ले जा सकते थे, घर में रख सकते थे, वो अपने घर में रख सकते थे, उनको किराए पे रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन मुझे लगता है कि जब खुद पे बीतती है तो किसी का सपोर्ट नहीं मिलता, किसी का भी नहीं। इसीलिए हमारी दीदियों को आत्मनिर्भर करने के लिए, अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए, जो हमारी दीदियां आजीविका के लिए अभी करने लगी हैं। खुद से दीदियां दुकानें खोल रही हैं, खुद से दीदियां तेल मिलें चला रही हैं, हमारी दीदियां मसाले की मशीनें चला रही हैं, क्योंकि उन्हें पहले लगता था कि ये हमारा काम नहीं है, ये पुरुषों का काम है, बाहरी काम हमारा नहीं होता। लेकिन अभी जब प्रशिक्षण के बाद हमारी दीदियों को लगने लगा कि हम क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों घर का काम करें। घर का काम करना अच्छी बात है, लेकिन आजीविका का काम करने का कोई बुरी बात नहीं है। हमें नहीं लगता कि महिला कौन सा काम नहीं कर सकती जो पुरुष कर सकता है, सब कुछ कर सकती हैं। तो महिलाएं हमारी आजीविका बढ़ा के अपने नाम संपत्ति बनाने लगी हैं। यहाँ तक कि सर, पहले मेरे पास, जब हम आजीविका में नहीं जुड़ी थी तो कभी मेरे पास एक पैसा भी नहीं होता था। जाती थी कहीं पे तो किराए के लिए भी पैसे मांगने पड़ते थे। लेकिन अभी मैंने आजीविका में जुड़ने के बाद मुझे एहसास हुआ, प्रशिक्षण लिया, तो मैंने अपने नाम एक प्लॉट बनाया है। वो मेरे नाम पे, मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे नाम पे भी कुछ है। तो हमारी दीदियां इस तरीके से, जैसे स्कूटी चला रही हैं दीदियां, तो धीरे धीरे उनको अपने नाम करने लगी हैं। कुछ दीदियां लोन लेके दुकानें दिलवा रही हैं अपने पतियों को, तो वो दुकानें धीरे धीरे अपने नाम करने लगी हैं। जैसे कुछ दीदियां प्लॉट खरीद रही हैं तो वो अपने नाम, क्योंकि अगर वो पूरा नहीं कर रहे हैं तो कुछ बहाना लगा के, लोन तो हम फिर भी लेते हैं, पैसे लेते हैं अपने SHGVO से किसी का आजीविका बढ़ाने के लिए, तो क्यों ना वो चीज़ हमारे नाम हो। इसी लालच से वो हमारे नाम कर दें। तो इसी तरीके से मैंने भी किया था सर, कुछ पैसे लिए थे मैंने, तो मैंने बोला कि पैसे मैं तभी दूंगी तब ये प्लॉट मेरे नाम हो। तो थोड़ी अड़चन आई थी सर मुझे भी कि क्या इतने से रुपए के लिए ये आपके नाम करवा दूं। लेकिन फिर भी मैंने बोला कि महिला के नाम पे रजिस्ट्री में पैसा कम लगेगा, जो बिल हो, कनेक्शन होगा उसमें कम पैसे लगेंगे, तो इस आधार पे फिर उन्होंने मेरे नाम करवा दिया। लेकिन अभी भी कई बार मेरे को बोलते हैं, अच्छा तुमने ये मेरे साथ बहुत गलत किया है, जो ये प्लॉट आपके नाम करवा लिया है। तुमने कभी ये नहीं कहा जो पैतृक संपत्ति मिली है उसको भी मेरे नाम कर दो थोड़ा सा? जी बोला है, लेकिन वो बोलते नहीं ये तो मेरे पिता की है, ये तो मेरे नाम ही आनी है। तो मैंने बोला कि मैं भी तो आपकी धर्म पत्नी हूँ, बराबर की हिस्सेदार हूँ, तो मेरा भी होना चाहिए कि नहीं नहीं जमीन का तू क्या करेगी, ये तो नाम होना है, ये तो मेरे ही नाम चलेगी या फिर मेरे से मेरे बेटे के नाम पे आएगी। लेकिन इसके बदलाव में मैं थोड़ा बोलना चाहूंगी कि इसमें बदलाव में हम कर सकते हैं कि हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं, मान लो हम पे जो गुजरा वो गुजरा, लेकिन जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनमें ऐसा ना हो, तो हमारे परिवार से हम बदलाव ला सकते हैं। हमारे बच्चों में आज टीवी पे बोलते हुए देख के ये भी बोलेंगे भाई तुम तो वहां भी जाके बोल रही थी। जी सर बहुत, अभी वो देख भी रहे होंगे सर, उनको लगा
कई बार मैं पहले बोल चुकी हूँ तो उनको ऐसा लगता है, अभी नॉर्मल हो गया है। शुरू में बोली थी तो उनको लगा था कि अच्छा हमारी चुगली करने जाती है वहाँ पे, लेकिन अभी उनको लगने लगा है कि हाँ कुछ गलत नहीं बोलती है, क्योंकि शुरुआत में मुझे बहुत दिक्कतें आई थी निकलने में। तो अभी उनको अच्छा लगने लगा है, बाहर निकलने में, पढ़ाई करवाने। अभी वो मेरी बेटी तो के आपने साथ खुद को ही नहीं बदला, उनको भी बदल दिया है। उनको भी, मेरे ये पूरे बड़ा टास्क है परिवार, आपका। जी सर, मेरे पूरे परिवार में, क्योंकि पूरा परिवार उस टाइम मानता था कि ये घर घर घूमती है, बहू का घूमना अच्छा नहीं है, लेकिन अभी वो पूरा परिवार सपोर्ट करता है। चाहे मेरे घर में कितना भी इमरजेंसी काम हो, कुछ भी फंक्शन हो, कोई मुझे नहीं रोकता कहीं जाने से, सबका सपोर्ट होता है। सब बोलते हैं नहीं नहीं जाना अच्छी बात है। तो कोई मुझे नहीं रोकता, सब सपोर्ट करते हैं। मुझे आधी रात पे भी कहीं जाना हो तो ठीक है, सब बहुत लोग बढ़िया। सपोर्ट लेकिन करते हैं। मुझे फिलहाल रुकना है एक ब्रेक के लिए, मैं आऊंगा आपके पास। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो रेखा जी के पास चलेंगे और समझेंगे कि भाई इतनी सारी बातें होने के बावजूद भी महिलाएं अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ जबान क्यों नहीं खोल पाती हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, रहिएगा मेरे साथ ब्रेक के उस पार भी। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान। भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मैम तो सच के साथ में आज काफी रोचक बातें हैं, इंस्पायरिंग बातें हैं, सोचनीय बातें हैं, और शो में भी और ब्रेक के बीच में भी लगातार ये बातें चल रही हैं। मैम रेखा जी, जो कुछ हम सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उसके इतर लेकिन एक आंकड़ा ये भी है कि 77% आज भी महिलाएं अपने खिलाफ हो रही ज्यादतियों के खिलाफ नहीं बोल पाती हैं। वो हिम्मत क्यों नहीं आ पा रही है? बहुत सारी वजह हैं इसके लिए घनश्याम जी। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कुछ पारिवारिक कुंठाएं हैं, पारिवारिक और सामाजिक कुंठाएं, जिसकी वजह से महिलाएं जो हैं अत्याचार को सहती हैं, हिंसा को सहती हैं। और हिंसा सिर्फ एक मारपीट वाली हिंसा नहीं है, कई तरह की होती है, चाहे वो आर्थिक तरीके से हो, चाहे वो आपके बर्ताव के अंदर हो, कि आप महिला का कि आप शोषण कर रहे हैं। जो शोषण आप करते हैं साइलेंटली, जो आप करते हैं, उसको पढ़ने नहीं देते, उसका गर्भपात कर देते अगर पता चलता है कि महिला बेटी का जन्म होना है, तो शोषण तो और हिंसा तो गर्भ में से शुरू हो जाती है, जन्म लेने के बाद तो होता है वो अलग बात है। तो ये जो हमारे जो देश के अंदर जो एक हमारा एक पेट्रियार्कल माइंडसेट चल रहा है हमारे देश में भी, जिसके बारे में निवेदिता जी ने भी अभी बोला, सिर्फ हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व के अंदर है, पर शायद हमारा देश जो है धीरे धीरे उसमें से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप। शायद है क्योंकि जो आंकड़े बताते हैं, जो अभी आपने खुद ही कहा कि 77% महिलाएं जो है, जो भी हिंसा उनके खिलाफ होती है उसको चुपचाप बर्दाश्त करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि उनको इसी तरीके से बड़ा किया जाता है, अपने परिवार के अंदर ही लड़के और लड़की के अंदर भेदभाव किया जाता है, बेटी होने के ऊपर खुशी नहीं बनाई जाती, उसको जस्टिफाई करा जाता है कि चले बेटी हो गई तो चलो कोई बात नहीं, लक्ष्मी आ गई, बहन आ गई, पर बेटी इटसेल्फ के अंदर अपने आप के अंदर वो पूरा उसको नहीं समझा जाता, स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, कोएड स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, स्कूल से जल्दी वापस निकाल लिया जाता है, क्योंकि ज्यादा तुम पढ़ लिख रहे हो तो तुम्हारे पंख निकल आएंगे, आखिर में तो तुम्हारा जिंदगी का उद्देश्य क्या है? शादी करनी, ब्याह करके अपने ससुराल में
में जाना, वहाँ पे रोटियां पकाना, उनकी सास ससुर की सेवा करना, पति की मार खाना, बच्चे पैदा करना और इसी तरीके से अपने जीवन को वहाँ ख़त्म कर देना। तो उससे ज़्यादा तो महिलाओं के साथ में उम्मीद ही नहीं करी जाती थी। तो ये जो एक जो हमारा बैकग्राउंड चलता आ रहा है, हिस्टोरिकल, कल्चरल, सामाजिक जो सारा चलता रहा, उसकी वजह से महिलाएं जो वो दबी रहीं। परंतु धीरे धीरे मैं ये कहूँगी कि सिचुएशन इतनी भी खराब नहीं है जितना आंकड़े ज़रूर बताते हैं। परंतु कुछ जो एक तो जैसे मैंने कहा कि जो बैकग्राउंड जो हमने बताया कि जो पूरा अगर हम अपना देखें, सामाजिक देखें, फैमिली का देखें, कल्चरल देखें, कि महिलाएं अगर चुप रहती हैं तो वो अच्छी मानी जाती है, शी इज़ अ नाइस लेडी। औरतों को ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, अगर ज़्यादा औरतें बोलती हैं तो वो मर्दों की तरह बराबरी कर रही हैं। तुम तो औरत को एक कोमल और शर्म, मतलब हर समय शर्मा के कोमल तरीके से रहना चाहिए, उस तरीके से एक वुमन को सोचा जाता है हमारे देश के अंदर, और डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो निवेदिता जी जैसी महिलाएं, पुष्पलता जी जैसी महिलाएं जो है वो एक पुरुषों को एक चैलेंज देती हैं। जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप इस प्रोफेशन में हैं और बहुत टफ प्रोफेशन है और आप महिला हैं, तो कई बार कोई क्लाइंट ट्रस्ट इशू करता है आपके साथ कि भाई ये महिला है, मेरा क्राइम का केस है, कहाँ हैंडल कर पाएगी, इसको तो कोई डिवोर्स वाला केस पकड़ा दो। आज इतने सालों के बाद में जैसे कहते हैं कि बाल धूप में सफेद नहीं हुए, जीवन का एक्सपीरियंस है। परंतु जब शुरू के अंदर जब मैं भी उस तरह की टिपिकल एक लड़की जिसको कहते हैं कि थी, जो कोमल सी लड़की थी, ज्यादा बोलना जोर से नहीं बोल सकती थी, और ये तो मैं 1987 की बात बता रही हूँ, तो उस समय वाकई के अंदर एक पुरुष मेरे को एक अपना केस जो दे गया था, वो अगले दिन मैं भी इतनी बुद्धू थी कि उसने मेरे से फाइल भी वापस ले ली, जो फीस दी थी वो भी वापस ले ली, और अगले वकील को जाके कहा, साथ में कमरे के अंदर जाके कहा, अरे इसकी तो आवाज़ ही नहीं निकलती, कोर्ट के अंदर जाके क्या बोलेगी, तो इतनी कमसन सी है, इसकी तो बहुत ही डेलिकेट सी लड़की है ये, तो और ये क्राइम का केस है, तो मेरा तो बलात्कार का केस है, तो ये मेरे को क्या करेगी, ये मेरे को बलात्कार के केस को मेरे को डिफेंड नहीं कर सकेगी। तो महिलाओं के साथ में एक उस तरह का जिसको कहते हैं कि एक बैगेज उनको कैरी करना पड़ता है, और अभी भी इतनी हम अपनी लड़कियों को एजुकेशन दे रहे हैं, आगे बराबर से कंधा में मिला के चलने के लिए हम प्रोत्साहन भी दे रहे हैं, परंतु हकीकत ये है कि इतने सालों के बाद में भी 2024 के अंदर भी चाहे कितने कानून बन गए हैं, हिंसा का कानून, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बन गया है जो इस बात को एक्सेप्ट करता है कि सबसे ज्यादा हिंसा घर में ही होती है सबसे पहले, और ऐसे नहीं कि हिंसा सिर्फ विवाहित लड़कियों को ही होती है, अविवाहित लड़कियों को भी अपने घर के अंदर, अपने हो सकता है पिता के हाथ या अपने भाई के हाथ या बाकी लोगों के हाथ में, अपनी माओ के हाथ भी कोई तो कहता है कि हिंसा हो सकती है, और हिंसा हर समय मारपीट की नहीं होती, हिंसा साइलेंट किलर भी हो सकती है। और जो अगर हम बात करें वायलेंस की, तो सबसे ज़्यादा जो शर्मनाक बात है, आर्थिक जो आपको उत्पीड़न मिलता है वो तो है ही, पर जो आपको सेक्सुअल वायलेंस, यौन उत्पीड़न, जो यौन हिंसाएं जो महिलाएं फेस करती हैं, उसका तो आप उसके बारे में कितना भी डिस्कशन करें वो जो है वो पूरा नहीं पड़ेगा। जो अगर हम बात करें भंवरी देवी की, अगर हम बात करें, है ना, वो भी एक दीदी थी जिनको राजस्थान के अंदर जब उन्होंने बाल विवाह रोकने की कोशिश करी, उनके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। उसके बाद के अंदर जब हमारी गाइडलाइंस जो थे वो बन गए कि किस तरीके से महिलाओं को जो वर्क प्लेस है, काम के कार्यस्थल के ऊपर उनको किस तरीके की विशाखा गाइडलाइंस बने कि उनको किस तरह की प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। हमारे पॉश कानून भी बना कि कार्यस्थल पर महिलाओं को किस तरीके से आप उसको सुरक्षित रखें, कार्यस्थल की जो डेफिनेशन है उसको भी बहुत बड़ा कर दिया गया, परंतु फॉलो कितना हुआ? आज इंटरनल कमेटीज जो है, कितनी संस्थाओं के अंदर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनी हुई है, बहुत कम, सिर्फ एक आंकड़ा बना दिखाने के फट्टी लगा रखी है। आप कन्विक्शन रेट से कंपैरिजन करिए ना, आपका कन्विक्शन रेट बहुत कम है, आप किसी को सजा ही नहीं दे पाती हैं, नहीं दे पाते, क्योंकि एक तो हमारा कानून, तो घनश्याम जी सबसे बड़ी बात मैं कहूं, चाहे उसका प्लस पॉइंट कहें, चाहे उसका नेगेटिव पॉइंट कहें, चाहे उसका प्लस पॉइंट कहें, कि सबसे बड़ा तो हमारा जो कानून है ना, अब अगर हम संविधान की बात करें, संविधान आपको प्रोटेक्शन देता है, आपको अपने आप को डिफेंड करने का राइट देता है, किसी पर भी आप उंगली अगर उठाते हैं तो वो सिर्फ एक अभी आरोपी है, उसको दोषी, आरोपी से दोषी बनाने के अंदर जो लंबा जो एक 3 टियर सिस्टम है, निचली अदालत, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, तो उसके अंदर अगर हम बात करें तो जो हमारा ये जो निर्भया का जो कांड हुआ था, कितने साल लगे, सजा तो मिल गई, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी बन गई, परंतु कितने साल लगे जब आखिर के अंदर जाके सुप्रीम कोर्ट ने वही फैसले को एक्सेप्ट किया जो एक जो लोअर कोर्ट ने किया था। तो हमारे कानून के अंदर भी कुछ, मैं प्रोटेक्शन भी कहूंगी कि प्रोटेक्शन भी है कि आपको एकदम से दोषी करार नहीं किया जाएगा। एक कोर्ट
के फैसले को अब दूसरी कोर्ट में चैलेंज भी कर सकते हैं, परंतु बहुत लंबा समय निकल जाता है, उसके अंदर जीवन निकल जाता है। और जो एक विक्टिम शेमिंग है, एक जो बात मैं यहाँ पर कहूँगी कि जो सबसे बड़ी जो बात है, हम अब ये शब्द विक्टिम नहीं यूज करते, हम उसके अंदर सर्वाइवर कहते हैं। अगर हम रेप के केसेस की बात करें, हम रेप विक्टिम नहीं कहेंगे, हम रेप सर्वाइवर करेंगे, उसको प्रोटेक्शन भी देते हैं। परंतु जिस तरीके के सवाल क्या सबसे पहली बात तो एफआईआर, अभी निवेदिता जी बता रही थी प्रोग्राम के पहले कि कैसे एक एफआईआर दर्ज करने के अंदर एक महिला को कितनी ज्यादा दिक्कत आती है। जीरो एफआईआर का जो कॉन्सेप्ट है, उसको जीरो कॉन्सेप्ट के एफआईआर के उसको कितने पुलिस अधिकारी समझते हैं। बिल्कुल, तो कई तरह की दिक्कत है, इसमें विस्तार से और भी चर्चा कर सकते हैं आगे। लेकिन निवेदिता जी, अब आपकी जो कोशिश है, आपका जो कैंपेन है, आपका जो अभियान है, वो फ्लॉलेस चल रहा है, बहुत शानदार है। उसके जो आउटपुट हैं वो भी हम देख पा रहे हैं। भाई हमारे साथ निशा जी हैं, पुष्पलता जी हैं, जो बता रही हैं लगातार। मैम, यहाँ से आगे की राह आप कैसे देखती हैं? क्योंकि अभी तक जो बात है वो 9 लाख से ज्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम आप कर चुकी हैं। इसके बाद कितने और प्रोग्राम किए जाएंगे, उनका रंग रूप कैसे होगा, कैसे मदद दी जाएगी, उसका कुछ आप बताना चाहें ब्लूप्रिंट अभी? तो हमने राष्ट्रीय स्तर पर तो अपना कार्यक्रम कर दिया, लॉन्च कार्यक्रम। साथ में हम राष्ट्रीय स्तर पर पोस्ट ट्रेनिंग्स की बात कर रहे हैं, जो हम विभागों में हम प्रेस कर रहे हैं कि वो करें। साथ ही महिला बाल विकास विभाग मंत्रालय ने भी एक साथ में कैंपेन लॉन्च किया है, जिसका नाम है अब कोई बहाना नहीं। वो भी तो टू ऐड टू द कलेक्टिव एफर्ट जो हमारा है, और उनका एक स्पेशल फोकस इसमें चाइल्ड मैरिज को रोकने का है। स्टेट लेवल पर भी हमने, और स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और क्लस्टर लेवल पर भी हमने एडवाइजरी निकाली कि क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। तो कम्युनिटी लेवल पर देखा जाए तो जो सब एंड एट ऑल लेवल्स अगर एक्टिविटी देखा जाए तो हम जेंडर प्लेज करेंगे। उसमें हम सबसे, जितने लोग भी हमारे मीटिंग्स में आते हैं, हम सबसे जेंडर प्लेज करवाते हैं। प्लस कम्युनिटी लेवल पर इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ है, रंगोली, ऐसे, स्पोर्ट्स, और उनके अलग अलग इनोवेटिव तरीके हैं जिससे वो अवेयरनेस का मैसेज स्प्रेड करते हैं। हमारा फोकस इस बार है टू एडोलेसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स इस बार। तो स्कूल शिक्षा के साथ हम इसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस कैंपेन को, जिसमें हमने थोड़े प्रोएक्टिवली हमने स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट के साथ हमने बोला कि हम कैंपेन उसको थोड़ा और एग्रेसिव करेंगे वहाँ पे। साथ में हम इसको भी टारगेट कर रहे हैं कि हम कैसे मेन एंड बॉयज़ को इंगेज कर सकते हैं इस कैंपेन में। तो होता क्या है कि हम राज्य स्तर से सिर्फ राष्ट्रीय स्तर से सिर्फ एक एडवाइजरी दे रहे हैं, स्टेट्स काफ़ी इनोवेटिव होते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि कैंपेन के एंड में वो कैसे कैसे इनोवेटिव तरीके से इन सारे चीज़ों को रोल आउट करेंगे, ताकि और इनफैक्ट ये दीदियों से आप अगर पूछेंगे तो इनके पास भी अलग अलग नए तरीके होंगे जिसमें वो बताएंगे कि हम कैसे इस कैंपेन को और अच्छे से रोल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो पुष्पलता जी, अब कौन से सपने आंखों में पल रहे हैं जिनको और बड़ा आकार देना है? आपने तो खुद को इस भंवर से निकाला, लेकिन अब जिम्मेदारी औरों के प्रति भी है। कुछ सोचा है औरों के लिए भी? यस सर जी। मैंने देखा है गांव में जमीनी स्तर पे मैं काम करती हूँ, मेरे जैसे बहुत सारी दीदियाँ जो हैं, एक वन स्टॉप सखी सेंटर में मैं एक महिला को लेकर गई थी। वो अपने पति से शादी होने के बाद से प्रताड़ित है। अभी उसकी उम्र है 48, तो वो मतलब 35 तक वो सहती रही अत्याचार अपने पति का, मार पीट, गाली गलौज। उसके बाद उसका बेटा भी बड़ा हुआ तो अपने पापा की तरह शराब पीने लगा, मार पीट, गाली, जहाँ तक कि वो दीदी ना अपने मनरेगा के काम के पैसे भी उनसे छीन लिया जाता था। कहीं भी मजदूरी करने जाती थी वो पैसे भी उनसे छीन लिए जाते थे, और उनके पास जो पहनने के जो कपड़े थे वो कपड़े तक उनसे छीन लिया जाता था, या फिर वो फिर उसको मतलब घर में ही नहीं रहने देते थे उस औरत को। इस तरीके से तू कहाँ जाती है, क्या करती है, क्या नहीं करती, इस तरीके से घर में भी रहने नहीं देते थे। फिर वो एक थोड़ा सा घास फूस की झोपड़ी बना के रहने लगी, और इधर उधर से मजदूरी करके अपने खाने का अनाज वगैरह लाती थी। उसको भी उसका पति ले जाके और बाजार में बेच के शराब पी लेता था। उसके पास सिर्फ 2 ही साड़ी थी। दीदी कोई वीओ की दीदी, एसएसजी की दीदी यदि उसके ऊपर दया दृष्टि दिखा के दे दिए तो वो महिला उस साड़ी को पहन के यदि सुखा दे तो उस साड़ी को भी लेके वो जला देता था। इस तरीके की महिला को मैंने वन स्टॉप सखी सेंटर में लेके गई, लेकिन वन स्टॉप सखी सेंटर द्वारा मतलब कुछ दिन तो उसको रखा गया, 4-5 दिन उस दीदी को रखा गया, लेकिन फिर बोली कि मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगी। ठीक है, तो फिर आपने उसकी हेल्प करी? यस सर। अच्छा,
ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि अब आगे भी इस राह को दिखाना है। लेकिन निशा जी, जो सारी बातें हम समझ रहे हैं और जो कुछ पुष्पलता जी ने भी बताया कि एक सेम पैटर्न में देख रहा हूं, पति मारता है, पति शराब पीता है, पति पिटाई करता है, और ये आपने भी बताई, पुष्पलता जी ने भी बताई, मेरे घर पे जो कुछ हाउस सपोर्ट सिस्टम आते हैं काम करने, उनकी भी लगभग यही कहानी रहती है। क्या उनको भी ट्रेनिंग दी जा रही है क्या अलग से कि इसी पैटर्न पे काम करना है? ये क्या हो रहा है? सबकी एक ही कहानी है? जी सर, ये हर घर की कहानी है, चाहे शहरों में देखो चाहे गांव में देखो, ये हर घर की कहानी है सर। किसी भी महिला को देख लो, हर किसी पे, चाहे वो बताती, लेकिन वो बता नहीं पाती है। हर घर की कहानी है, चाहे बड़े घर को देखो चाहे छोटे घर को देखो, चाहे शहरों को देखो चाहे गांव को देखो, हर घर की कहानी है कि हर महिला पे अत्याचार है। लेकिन दीदियां बोल नहीं पाती हैं, बोल इसीलिए नहीं पाती हैं क्योंकि उनको कहीं सपोर्ट नहीं मिलता है जिसको वो बता सकें, जो जिसकी। अच्छा, मेरे को समय कम है, मुझे शॉर्ट में बताइए, 2 बड़ी कोशिशें वो क्या करे जो इस वक्त आपको सुन रही है, प्रताड़ित है, पति की मार खाती है और वो आगे बढ़ना चाहती है। 2 बड़ी कोशिश जो वो करे तो फिर वहां से निकल जाए, जल्दी से बताइए मैम। सबसे पहले तो हमारी दीदियां हैं जो अपनी आवाज को बता सकें। हमारी दीदियों जो हमारी NRLM के थ्रू, राजीविका के थ्रू जो सखी सेंटर बनाया गया है, GRC सेंटर, वहां तक हमारी दीदियां पहुंचे, अपनी आवाज को वहां तक पहुंचाएं ताकि हमारी जैसी दीदियां उनका थोड़ा सपोर्ट कर सकें, आगे तक उनकी बात रख सकें, उनके परिवार वालों से बात कर सके। पहला तो ये रहेगा। दूसरा जो जब भी हम कोई जैसे रैलियां निकालते हैं, ग्राम पंचायतों में जाते हैं अपनी बातें रखने के लिए, तो वो दीदियां थोड़ा हर मीटिंगों में भाग लेना सीखें, आगे निकलना सीखें, बाहर निकलें। हर चीज में थोड़ा बाहर नहीं निकलेंगे जब तक हमें कुछ घर में कोई मदद करने नहीं आएगा। जब तक हम अपनी बात नहीं रखेंगे, अपनी बात में सबसे पहले यही कहना चाहूंगी दीदियों को कि वो अपनी बात रखना सीखें। चाहे वो SHG लेवल पे हो, चाहे वो VO लेवल पे हो, चाहे वो सखी सेंटर पे हो, वो अपनी बात रखें ताकि हमको तो हमारी सहना रोकना होगा, चुप्पी तोड़नी होगी, कोई बहाना अब नहीं चलेगा। समय मेरे पास इतना ही, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का चर्चा में आए, शामिल हुए, थैंक यू सो वेरी मच मैम। तो फिर इस चुप्पी को तोड़ना है, और इस चुप्पी तोड़ने के तरीके कई आज पैनलिस्ट ने बताए, लेकिन एक तरीका और है, DD किसान, और उसमें से भी स्पेसिफिक तरीका है हर मंगलवार और गुरुवार को शाम 6 बजे सच के साथ। ये वो प्रोग्राम है जो अतरंगी दुनिया की सतरंगी खबरें नहीं दिखाता, सिर्फ आपकी बात करता है। और मैं हमेशा कहता हूं, हम ही हैं जो आपके साथ रहते हैं, आपकी बात कहते हैं। थोड़ी देर में इस पूरे प्रोग्राम का लिंक आपके चैनल के जरिए, मोबाइल के जरिए आपके पास होगा। मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहता है, आप जानते ही हैं। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए DD किसान को देखते रहिए। धुंधला आसमान, अस्वस्थ हवा और प्रकृति को नुकसान। क्या होंगे वायु प्रदूषण से उबरने के बेहतर समाधान? जानने के लिए देखिए प्रदूषण से जंग जीत जाएंगे हम। छत पर बागवानी कार्यक्रम में 30 नवंबर शनिवार सुबह 9 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। आप सबकी चिंता का निवारण शीघ्र ही होने वाला है। मैं स्वयं ही धरती पर मानव अवतार धारण करूंगा और दुष्ट रावण का संहार करूंगा। काकभूषुंडी रामायण सोमवार से गुरुवार शाम 7:30 बजे, रात 10 बजे पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे DD नेशनल पर। DD किसान
बदलते भारत की शान।